हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं दोस्तों, तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, आपको वहां से बहुत लाभ होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। आइए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त वाहिकाएं, हृदय, रक्त और लसिका। इन चारों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे कवर करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। रक्त वाहिकाएं, जिसे इंग्लिश में हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। हिंदी में इसे हम रक्त वाहिकाओं के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: धमनी, शिरा और केशिकाएं। कितनी प्रकार की होती है? धमनी, शिरा और केशिकाएं। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती है और केशिकाएं क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम धमनी और शिराओं के बीच के डिफरेंस को समझेंगे कि धमनी क्या है और शिराएं क्या है। धमनी को इंग्लिश में हम आर्टरी बोलते हैं और शिराओं को वेन। धमनी क्या होती है दोस्तों? धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जबकि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इनमें कैसा रक्त पाया जाता है? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पाया जाता है, जबकि धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और वहीं पर शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। धमनी वो रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक लेकर आती हैं। क्या कार्य होता है? धमनी ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक लेकर आती हैं। इसका काम क्या होता है? साधारण सी भाषा में समझेंगे तो धमनियों का काम होता है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसको हृदय से यानी कि हार्ट से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक लेकर जाना है। जबकि शिराओं का कार्य क्या होता है? शिराएं क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को विभिन्न अंगों से वापस हृदय तक लेकर आती हैं। ये क्या करती हैं? ये वापस लाने का कार्य करती हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छे से देखना है कि शिराओं का कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को विभिन्न अंगों से वापस हृदय तक लेकर आना, जबकि वहीं पर धमनियों का कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना। इसका कार्य है वापस लेकर आना। इसका कार्य है कि हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक लेकर आना और इसका कार्य है। जबकि शिराएं क्या करती हैं? कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को विभिन्न अंगों से वापस हृदय तक लेकर आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अपवाद देखने को मिलता है। वैसे तो धमनियों में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जबकि यहाँ पर एक अपवाद है। फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें होता है। कैसा रक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। बाकी जबकि सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। एक धमनी ऐसी है फुसफुस धमनी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें होता है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। तो आपका जवाब होगा फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। बाकी ऐसी कोई भी धमनी नहीं है। बाकी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। शिराओं का एग्जाम्पल देखेंगे। शिराओं में भी एक अपवाद होता है। फुसफुस शिरा के अलावा सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। फुसफुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है और फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ये
धमनी का अपवाद है और ये वाला शिराओं का अपवाद है। फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, जबकि बाकी सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है। सबसे बड़ी शिरा है इंफीरियर वेना कावा। क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखना है ये कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है। सबसे बड़ी शिरा होती है इंफीरियर वेना कावा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी धमनी की। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, जिसको हम फुफ्फुस धमनी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा महाधमनी या फुफ्फुस धमनी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो आपको बताना है इंफीरियर वेना कावा। याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देखते हैं धमनी और शिराओं के बीच का। दोस्तों ये है डायग्राम हमारा धमनी का, ध्यान से देखिए, और ये है शिराओं का। जो धमनी है इसकी पेशी दीवार देखिए, ये और ये जो धमनी है इसकी पेशी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। दोस्तों धमनी की पेशी दीवार मोटी होती है और इसका डायमीटर देखिए, इसका व्यास कम होता है। याद रखना है आपको कि धमनी की पेशी दीवार मोटी होती है जबकि इसका व्यास कम होता है। और हम शिराओं का फिगर देखते हैं। शिराओं की जो पेशी दीवार है, देखिए आप इस चित्र को देखिए ध्यान से। जो शिराओं की पेशी दीवार है ये पतली है और इसका व्यास है ज्यादा, और इसका व्यास, आप दोनों फिगर ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसका व्यास क्या है, कम, और इसका व्यास ज्यादा, और इसकी पेशी दीवार कैसी है, पतली है। तो ध्यान रखना है आपको कि धमनी की जो पेशी दीवार होती है वो मोटी होती है, जबकि शिराओं की जो पेशी दीवार होती है पतली होती है। इसका व्यास ज्यादा होता है जबकि धमनियों का व्यास कम होता है। याद रखना है दोस्तों आपको। और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इंपॉर्टेंट कि बताइए रक्त दाब मापी यंत्र कौन सा होता है, तो आपको बताना है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बताना है, स्फेग्नोमैनोमीटर। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, ये फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि रक्त दाब मापी यंत्र का नाम बताइए, तो आपको बताना है स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट है केशिकाएं। अब हम जानेंगे कि केशिकाएं क्या होती है, और ये हमारा इसका तीसरा भाग था। रक्त वाहिकाओं का पहला था धमनी, दूसरी थी शिराएं, और तीसरी थी हमारी केशिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में हम कैपिलरीज कहते हैं। तो आइए देखते हैं केशिकाएं क्या होती है। किसी भी प्रकार की पेशी दीवार नहीं होती। जो केशिकाएं होती है दोस्तों, उनमें किसी भी प्रकार की पेशी दीवार नहीं पाई जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मछली और उभयचर का। मछली जो होती है उसमें दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, और जो उभयचर होता है उसमें तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये एक हार्ट यानी कि हृदय का, वैसे तो हृदय का फिगर ऐसे नहीं बनता, पर आप लोग याद रखेंगे ऐसे ज्यादा। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं एक हृदय का चित्र है। इसमें आप देखिए कि क्या क्या है, ये ऊपर आलिंद और नीचे निलय। वैसे तो हार्ट का रंग नीला नहीं होता, मैंने नीले से कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मछली में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, दो कक्षीय हृदय। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कुछ फैक्ट यहाँ से कि मछली में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, जबकि उभयचर में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। कैसे, उसमें दो आलिंद और एक निलय पाया जाता है। उभयचर में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें से दो उसमें आलिंद होते हैं और एक निलय पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मगरमच्छ परिवार के सदस्यों में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। स्तनधारियों में भी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है।
और तिलचट्टे का आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि तिलचट्टे में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो आपको याद रखना है 13 कक्षीय हृदय तिलचट्टे में पाया जाता है। कितने कक्षीय हृदय? 13 कक्षीय हृदय। जबकि स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय और मगरमच्छ परिवार के सदस्यों में 4 कक्षीय हृदय, जबकि उभयचर में 3 कक्षीय और मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानेंगे, बाकी इसका अलग से पूरा टॉपिक आएगा ब्लड का, यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ब्लड, जिसको हिंदी में हम रक्त कहते हैं, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति देखते हैं। इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म में होती है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? मेल में होनी चाहिए 5 से 5.5 लीटर या 6 लीटर के आसपास, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा 4 से 4.5 लीटर होनी चाहिए। याद रखना है दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपका जवाब होगा मेसोडर्म से। कहाँ से होती है? मेसोडर्म से। आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त का औसत प्रतिशत कितना होना चाहिए? 8%। कितना होना चाहिए? 8%। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4। याद रखना है आपको ये कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये कैसा होता है? ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो दोस्तों जो रक्त का टॉपिक है, कल इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे और इसका एक अलग से टॉपिक आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।